किसी से जुड़ा हुआ मैं एक, पता नहीं कुछ भी देश में अच्छा होता है ना, तो एक बहुत बड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, उनको अनपच हो जाता है, बहुत ज्यादा अनपच, उनका पेट बहुत खराब चल रहा है आजकल। अब कोई चीज वैक्सीन बना लो उस पर गाली दे देंगे, हिंदुस्तान को ही गाली देंगे, ये एक्सटॉर्शन खत्म हुआ उसके लिए भी ये गाली दे देंगे, कुछ भी आप नया पार्लियामेंट बनाना चाहते हो उस पे गाली दे देंगे, आप सिखों और हिंदुओं को नागरिकता देना चाहते हो जो कि पार्टीशन के मारे हुए हैं उस पे गाली दे देंगे। तो आप और फिर कहेंगे कि इस पे डिबेट होना चाहिए। अब बताओ कि डिबेट से कोई ऐसे मसले हल होते हैं क्या? 370 पे तो बहुत डिबेट हुआ ना, डिबेट ही हो रहा था, जब उसे जाना था चला चला गया वो। नहीं, मुझे याद है 370 से पहले जाने से पहले आपने एक बार हम लोग साथ साथ थे, आपने एक मीटिंग में कहा कि भाई आप एकदम एक ही झटके में कर दीजिए, सुबह उठिए और फिर ये कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ। क्या होगा भाई? देखो, कभी आग से और आगजनी से कभी नहीं घबराना चाहिए आदमी को। कभी कभी जल के जो चीज निकलती है ना वो बहुत अच्छी निकलती है, आदमी भी जब तपता है ना तो उसमें निखार आता है, ठीक है ना? वैसे ही देश, ये आग और आगजनी से कभी घबरानी नहीं चाहिए। मैं नहीं कभी घबराता ये इससे। अभी कोई किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहा था, ये हो जाएगा, वो होने दो, होगा तो देख लेंगे भाई। आग तो ऐसी चीजें फैलती है ना। लेकिन एक एक बात अभी आपने जो कहा तो मेरे दिमाग में पॉइंट ये आया कि एक ज़माने कश्मीर सेंटर था, सारी चीज़ें कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मुसलमान वहाँ के कश्मीरियों को नौकरी दो, कश्मीरी नाराज़ हैं उनको मेन लाइन में लाओ, ये बहुत दिन तक चला। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि जब सीएए के ऊपर ये पूरा बवाल खड़ा किया गया इस देश के मुसलमानों ने और विदेशी ताकतों ने मिलके, तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पहली बार जेएनयू में एक पीएचडी करने वाले लड़के ने एक शब्द करा कि साहब देखिए हम चिकन नेक को काट देंगे। तो पूरा फोकस जो इस्लामिक जिहादियों का कश्मीर पे फोकस था पिछले कई साल से, वो धीरे से इधर आया। और ये बात उसने जब कही जब पूरे आसाम के उस कामरूप राज्य के 43 में से 13 ज़िले 100% मुस्लिम हो गए हैं। सही बात। और वहाँ जुमे की छुट्टी की बात हो रही है, वहाँ संडे नहीं हो सकता। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हुई हैं। और ये बात अलग है कि सरकार ने वहाँ ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड थे आतंकवाद के, मदरसे उनको बंद करने के लिए कहा है, सरकारी मदरसों को कहा है, कुछ चीज़ों को किया। तो ये जो शर्जील इमाम जो दिल्ली में पढ़ रहा था वो चिकन नेक की बात कर रहा है। तो यानी कश्मीर जब हाथ से निकल गया, उनको लगा कि अब कश्मीर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक नया फ्रंट खोला और उसको कहा कि चिकन नेक को काटने से वो अलग हो जाएगा। तो जो बात आपने कहा कि हर चीज़ में पेट में दर्द होता है, चाहे वो किसान का मामला हो, सीए का मामला हो या बाहर से आने, तो ये जो चिकन नेक वाली जो अब हम देखें कि स्ट्रेटेजिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये आतंकी, जिहादी, इस्लामिक, कुरानिक सभ्यता के मानने वाले लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जून 2012, जी, वो जो भी हुआ उस समय, वो मैं कोकराझार की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद की जो घटनाएं हुई, वो एक पैन इस्लाम का एक आईना था। हम और आप तो बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, कैसे हमसे वो मुख्य धारा में नहीं आया, जबकि हमको उनके मुख्य धारा उनके में में जाना चाहिए, उनके मुख्य धारा में होना यस चाहिए। यस 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 यस। अगर आप शक्तिपीठ भी देखें ना, शक्तिपीठ का मैप, जी जी जी, तो ज्यादा आपको ईस्टर्न पार्ट पे ही ईस्टर्न पार्ट मिलेंगे। में एब्सोल्युटली। पूरी बंगाल, बांग्लादेश, असम, वो पूरा आपको, अगर आप डॉट्स डालेंगे तो डॉट्स की डेंसिटी ईस्टर्न पोर्शन में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो एक्चुअली ये हमारी मुख्य धारा होनी चाहिए थी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो ये कोकराझार में हुआ,
मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्यों हुआ, कौन लोग थे, क्या कारण थे कोकराझार राइट्स का, बट हिंदू मुस्लिम राइट्स थे वो। वहाँ से फिर वो कुछ ही दिन के बाद वो पहुँचा मुंबई। मुंबई में आपने वो देखा, वो कौन रज़ा एकेडमी है, उन लोगों ने क्या साजिश की, और उसके बाद आपने देखा कि क्या तांडव किया इन्होंने जिहाद का। हालांकि तांडव शब्द कहना यहाँ पे गलत होगा, लेकिन जिहाद का नंगा नाच, जिहाद का नंगा नाच इन्होंने किया। अमर जवान को किस तरीके से इन्होंने डिसेक्रेट किया। वो अंदर की नफरत जो है वो अंदर नफरत की। वहां से ये फैलते फैलते ये पूना पहुंची। पूना में एक मैतई छात्र था, उसका इन्होंने उसका खून किया। वो हिंसा ट्रैवल कर, जिहाद जो है वो ट्रैवल करने लगा। वो हैदराबाद पहुंच गया, हैदराबाद से वो बंगलुरु पहुंचा। बंगलुरु में एक साथ 60 मिलियन मैसेजेस, यानी कि 6 करोड़ SMS मैसेजेस इन्होंने चुन चुन के नॉर्थ ईस्ट के जितने अपने लोग थे, बच्चे थे, बच्चियां थी, उनको थ्रेटन किया, और वहाँ से वो पलायन हुआ। 30,000, कम से कम 30,000 बच्चे एग्जोडस उन्होंने किया। वो एक तरह से जो कश्मीर वाली जो रणनीति थी, ये इस बार इन्होंने मोबाइल किया, क्योंकि ये जो जिहादी है ना, इनके हाथ में कुछ भी दे दो उसको वो जिहादी वेपन बना लेते हैं। ट्रक दे दो उसी को वेपन बना देंगे, कार दे दो उसी को जिहादी वेपन बना देंगे। इनको कुछ नहीं दो तो खुद ही बम बांध के लग जाते हैं। हाँ, अगर कुछ भी नहीं दो तो खुद ही बम बन जाते हैं। तो इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब क्या था साहब, कहते हैं कि ये रोहिंग्या की गूंज जो है वो कोकराझार में थी, कोकराझार की गूंज जो थी वो मुंबई में थी, पुणे में थी, और भी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे उसकी गूंज देखी गई। लेकिन ये जिहादी गूंज कोकराझार की पूरे हिंदुस्तान में थी। तो ये आपको पैन इस्लाम का ये पूरा स्वरूप आपको देखने को मिला। तो आप जब कहते हैं कि विविधताओं से भरा ये देश है, अलग वेशभूषा, अलग रहन सहन, अलग बोली भाषा, तो ये बताइए कि जिहाद की भाषा एक कैसे? इसका मतलब ये है कि कोई आसामी मुसलमान नहीं है, कोई बंगाली मुसलमान नो नहीं नो है, नो, ही इज फर्स्ट मुस्लिम देन। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। एड्रेस है बस वो उसका, वो सिर्फ मुसलमान है। इवन तमिलनाडु में कोई तेलुगु उसमें बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वही सारे नारे जो वहाँ हैं वहाँ भी चल रहे हैं। अब आसाम की जब बात कर रहे हैं तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये मजहब पैदा हुआ हिंदुओं को बचाने के लिए, ये शख्स पैदा हुए केवल हिंदुओं को वो बचाने के लिए, नहीं तो हम तो हिंदू मारे ही जाते। देखिए, ये पता नहीं कितने लोग ने अहोम डायनेस्टी का उन्होंने वो 12 उसका इतिहास पढ़ा है। अहोम डायनेस्टी जो थी वो 600-700 से ज़्यादा लंबी डायनेस्टी थी, बहुत मायने रखता है। और ये 1826 तक थी, 11वीं शताब्दी से लेके 1826 तक। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, वो आया, उसको ठोक के भगा दिया उन्होंने, बख्तियार खिलजी को। अहोम डायनेस्टी का 17 बार हमला हुआ मुगलों का, 17 बार। पूरी मतलब ब्रह्मपुत्र में नौसेना भेजी औरंगजेब, शाइस्ता खान उसका वो था गवर्नर, तो उसने नौसेना ये की, उसको भी इन्होंने हरा के भेज दिया। 17 बार इन्होंने मुगलों को हराया। मुगल कभी राज नहीं कर पाए। और ये कौन था? उनका एक सेनापति था। हम और आप गुवाहाटी में जब ब्रह्मपुत्र पे गए थे तो आप देखे थे एक वो लचित बरफुकन, जो जिनका बहुत बड़ा वो था, जी, वो एक बहुत बड़ा इनका कमांडर था अहोम डायनेस्टी का।
उस दिन वो बीमार था जब वो बैटल ऑफ सराई घाट, जो जिसको कहते हैं बैटल ऑफ सराई घाट, जो ब्रह्मपुत्र में, तो इन्होंने, और वो लचित बरफुकन जो था, ये अहोम डायनेस्टी जो थी उस समय, ये शिवाजी के कॉन्टेम्पररी थे। जैसे गुरु तेग बहादुर शिवाजी के कंटेम्पररी थे, वैसे ही ये देवर कंटेम्पररीज। तो ये कहना कि देखो हिंदुओं ने तो ये मुसलमान को इसीलिए रोक के रखा, ईस्ट में कोई लड़ रहा था, कोई वेस्टर्न इंडिया में शिवाजी थे, ईस्टर्न इंडिया, शिवाजी के बारे में तो चलिए मालूम है लोगों को, लेकिन ये लचित बरफुकन के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि जो ये भास्कर वर्मन जो थे, जो कि हर्षवर्धन के कंटेम्पररी थे, उनका ये उनके कोर्ट में ह्यून सांग चाइनीज ट्रैवलर आया था और कितनी तारीफ लिखी थी उस समय की संस्कृति की, अहोम डायनेस्टी की। कामरूप इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैंने कहा, 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इतनी कंटिन्यूटी जो हो इतिहास में। पीयूष बर्मन वहाँ के राजा थे जो कि इसके समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी थे, बहुत महान ये लोग। दे वर नॉट ओनली किंग्स, ये लोग स्टेट्समैन थे, लेकिन इसके बारे में आपको कभी पढ़ाया नहीं गया। अब मैं आशा करता हूँ कि शायद मनमोहन सिंह को, सरदार जी को मालूम होगा वहाँ के इतिहास के बारे में, लेकिन इतना कंटिन्यूअस इतिहास, इतना ग्लोरियस हिस्ट्री होते हुए भी एक आम भारतीय नागरिक को कितना महरूम रखा गया इन सब चीज़ों